नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? सब कुछ ठीक? कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है? सब कुछ सही चल रहा है? हम्म? कोई अननेसेसरी प्रेशर तो नहीं है? ठीक है सब कुछ? ऑल गुड? एंजॉय कर रहे हो? ठीक है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और बताओ, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है? चीजें ठीक हैं? अच्छे से तैयारी हो पा रही है? लग रहा है कि एग्जाम क्रैक होगा? हाँ, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, ये फील होने लगा होगा आप लोगों को। ऐसा लग रहा है किसी सब्जेक्ट को लेके कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट में मैं कर लूंगा। डरना क्यों है बेटा? एंजॉय करने में क्यों डरना है? देखो, मेहनत भी लाइफ का पार्ट है, एंजॉयमेंट भी पार्ट है लाइफ का। दोनों में से एक भी मिसिंग होगा तो लाइफ खराब है। हर चीज होनी चाहिए और हर चीज को करना आना चाहिए। डरना नहीं है बेटा। और देखो, डर लग रहा है तो बहुत कॉमन चीज है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग कर रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो इसलिए डर लग रहा है। डर सबको लगता है, पर आपको परेशान नहीं होना है। उस चीज को हैंडल करना सीखो, ठीक है? कभी ज्यादा ओवर थिंक मत किया करो। पता है, डर, एंजाइटी या ऐसे जो हमारे अंदर फीलिंग्स डेवलप होती है ना, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस टूटे, ये केवल एक ही कारण से होती है कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं किसी भी चीज के बारे में। फ्यूचर में जंप करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप प्रेजेंट में रहोगे, अभी जो चल रहा है, तो उसमें आपका सही बन जाएगा। नहीं बच्चे, जुडिशरी की मैंने कभी प्रिपरेशन की ही नहीं। मैंने कभी एग्जाम नहीं दिया जुडिशरी का। नहीं, मेरे को तो हमेशा से एकेडमिक्स में जाना था, बहुत छोटे से। जब स्कूल में था तब स्कूल का टीचर बनना था। जब ग्रेजुएशन की तो लगता था कि ग्रेजुएशन का कोई स्कूल कॉलेज पकड़ लूंगा। फिर जब लॉ करी तो सोचा कि लॉ में प्रोफेसर बन जाता हूँ। और फिर जब पीएचडी वगैरह हुआ तो पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट आने लगा कि लगा कि कोशिश करनी चाहिए और बेहतर करना चाहिए। और अभी यहाँ पे हूँ। अब देखो आगे जीवन कहाँ लेके जाता है। पर टेंशन नहीं, ओवर थिंक नहीं, ठीक है? कभी भी लगे कि चीजें ज्यादा भारी हो रही हैं तो शांत रुक के बैठ जाएगा। हम जब अपने आप से कंपटीशन लगाने लगते हैं ना कि आज देखो मैं क्या करके दिखाता हूं, आज मैं देखो क्या करके दिखाती हूं, उससे क्या होता है, आपके दिमाग में प्रेशर क्रिएट होता है। और वो प्रेशर आपको तोड़ता है धीरे धीरे। एक दिन तो आपको जिता के देखो, आपने कभी गैम्बल किया है? गैम्बलिंग की तरह है। तो आप जब किसी भी व्यक्ति को गैम्बलिंग की लत कैसे लगती है? शुरू में तो वो जीता होगा ना, एक दो बार तीन बार जीता होगा, तभी तो उसे गैम्बलिंग अच्छी लगी। शुरू में ही हार जाता तो उसे आदत पड़ती नहीं। इसी तरीके से ये स्ट्रेस काम करता है। ये आपको पहले क्या करेगा, लालच देगा। पहले आप मिशन बनाओगे पहले दिन की, नहीं नहीं आज तो मैं बहुत पढ़ूंगा। और आप पहले दिन पढ़ भी लोगे और सब आपकी तारीफ भी कर देंगे, आपका आंसर आंसर सब कुछ अच्छा लिख जाएगा। और ऐसा दो तीन दिन होगा और आप बड़े मजे की है, यही तरीका था, यही करना था, मैं तो सबसे महान हूं। पर जैसे ही चौथा पांचवा दिन आने लगता है ना, तो आप हारने लगते हो। जैसे गैम्बल में हारने लगते हो, वैसे यहाँ पे आने हारने लगते हो। और वो जो मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कि उस दिन तो मैंने कर लिया था, मैं आज क्यों नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि बच्चे, कभी भी आप किसी भी टारगेट को रखो, टारगेट ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ इम्पॉसिबल टारगेट कर लिया है। कि जैसे बच्चे होते हैं कि आज तो सर मैं कभी 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा, आज मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो रिलैक्स किया करो। कभी भी लगे, देखो एक आपको मैं की बताता हूं जो मैं फॉलो करता हूं। जैसे मेरी भी लाइफ में बहुत स्ट्रेस होते हैं और हर किसी की लाइफ में होता है। ऐसा मत सोचो कि तैयारी कर रहे हो इसलिए ही अभी है फिर ठीक हो जाएगा, जज बन जाओगे। नहीं नहीं, जज की लाइफ बहुत कठिन होती है। तो कभी भी लाइफ में स्ट्रेस आए, आपको लगे कि आपका दिमाग कंट्रोल नहीं हो रहा है, थॉट्स आते ही जा रहे हैं, 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 आप कहीं पे बैठे हो पर फिर भी एकदम चैन नहीं मिल रहा है। और एक इसकी आपको मैं पहचान बताऊं,
जब भी आपको एंग्जाइटी होगी ना, आपका जो ये वाला एरिया है, एब्डोमेन वाला एरिया है, यहाँ पे आपको बहुत अनईजी फील होगा, बहुत अजीब सी फीलिंग आएगी अंदर से। ऐसा एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अभी मैं उठ के खड़ा हो जाऊं, खड़े होगे तो लगेगा कि चलने लगूं, चल रहे होगे तो लगेगा बैठ जाऊं। मतलब आप शांति से नहीं रह पाओगे और नींद नहीं आएगी रात में, और वो फीलिंग आपको हॉलोनेस की फीलिंग, जैसे खालीपन जैसी फीलिंग आपको हमेशा महसूस होगी। वो एंग्जाइटी है बेटा, वो बहुत खतरनाक चीज है। अगर किसी के भी साथ ऐसी हो रही है, अगर यहाँ पे आपको अनइजीनेस फील हो रहा है, तो बहुत खराब है। ये मान के चलिए कि आप डिप्रेशन से बस एक कदम पीछे हो, आपको वो एंग्जाइटी की शिकायत है। और अगर इसको आपने कंट्रोल नहीं किया, अगर अपने ऊपर प्रेशर डालना कम नहीं किया, तो यही डिप्रेशन में बदल जाएगा। और अगर एक बार डिप्रेशन में चले गए, फिर आपके जीवन के 2-3 साल कम से कम खत्म हो जाएंगे। सपने तो सब चले ही जाएंगे, समय ही निकल जाएगा सारा, पर आपकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर। इसके लिए कभी भी अगर ऐसा फील हो कि मतलब बहुत अजीब लग रहा है, बहुत एंग्जाइटी सी हो रही है, और ऐसा तभी होगा जब आप अपने आप को मजबूर कर रहे होगे, फोर्स कर रहे होगे। बिल्कुल शांति में बैठ जाओ एक जगह पर, बिल्कुल शांति में, ठीक है? और आंखें बंद करके सांसें लो, ठीक है? ब्रेथ लो, और पूरी कंप्लीट ब्रेथ लो, ठीक है? पूरा जहां तक ले सकते हो, फिर उसको कंप्लीट छोड़ो। और ऐसा करते रहो कम से कम 3-4 मिनट तक। कुछ मत करो, बस आंखें बंद करके सांस लेते रहो। आप देखना आपकी वो जो एग्जाइटी एग्जाइटी है वो खत्म हो जाएगी। पता क्यों होता है? मैंने इसको पढ़ा, मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है इस चीज पे, क्योंकि मेरे को जीवन में बहुत बच्चे मिले जो डिप्रेशन का शिकार हुए, तो मैंने सोचा कि मुझे पढ़ना चाहिए इस चीज को। वो पता है क्यों होती है एग्जाइटी एब्डोमेन में? हम जब बहुत ज्यादा सोचते हैं, इससे क्या है, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने लगता है। तो जो हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, वो सारा ऑक्सीजन ये दिमाग खा जाता है, और वो बाकी की बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाता है। तो वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो आपको अनइजीनेस फील हो रही होती है। इसलिए जब आप लंबी लंबी ब्रेथ लेने लगते हो, तो उन बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचने लगता है, और आप देखोगे 3 से 4 मिनट में वो अनइजीनेस खत्म हो जाएगी, आपके थॉट शांत हो जाएंगे। ये कुछ नहीं है बेटा, ये मशीन है। जैसे आपकी मोटरसाइकिल है ना, वैसे ही आपकी ये बॉडी, आप इसको हैंडल कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। चल, कभी भी बच्चे अगर कोई दिक्कत हो, मैं आप सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं, और ये आज के लिए नहीं है, हमेशा के लिए, कभी भी लगे ऐसा कि चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, अजीब सा फील हो रहा है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, कभी शर्माना मत, कांटेक्ट कर लेना मेरे से, ठीक है? मेरा टेलीग्राम वगैरह आप सभी लोगों के पास है, मेरे से कनेक्ट कर लेना, कोई उसमें बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? पर उसको दबाते मत रहना, ठीक है? चल, आ जाओ, आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, कल के सेशन में हम लोगों ने डीपीएसपी में आर्टिकल 49 तक कवर कर लिया था, ठीक है? आर्टिकल 49 तो बेटा सबसे आसान है। आर्टिकल 49 में मॉन्यूमेंट की बात हुई थी, कि जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी ऐसी जगहें हैं जो हमारे लिए हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जगह है ना, इससे हमारे देश की पहचान बनती है। तो स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो इन सभी जगहों को सुरक्षित रखेगा, उनको बचाएगा कि उनको नुकसान ना पहुंचे। बस इतना सा है, इससे कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इतनी छोटी सी बात है, ठीक है? अब जो अगला आर्टिकल है जिससे हम लोगों को आज का सेशन शुरू करना है, वो है आर्टिकल 50। तो जहां तक डीपीएसपी का टॉपिक बचा है, उसमें 2 ही आर्टिकल बचे हैं, एक है आर्टिकल 50, एक है आर्टिकल 51। इसके साथ हमारा डीपीएसपी का टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग मूव करेंगे अपने अगले टॉपिक पे, जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। उसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। मैं आपको आर्टिकल 51 पढ़ाने के बाद आर्टिकल 51A पढ़ाऊंगा, सारी ड्यूटीज पढ़ाऊंगा। फिर हम लोग जाएंगे केसेस में, क्योंकि अभी हमने डीपीएसपी के केसेस नहीं करे हैं और ड्यूटीज के केसेस नहीं करे हैं, तो उसके ऊपर मैं आपको 5-6 केसेस कवर करवा दूंगा। देखो, वैसे डीपीएसपी पे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, तो ऐसे केसेस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो लगभग लगभग आप कहीं भी यूज कर पाओगे। तो आपकी जो मेहनत होगी वो खराब नहीं होगी। फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में भी कवर हो जाएंगे ये वाले केसेस, और अगर डीपीएसपी पे आ गया तो वहां पे भी कवर हो जाएंगे। तो कोई टेंशन नहीं है, मेहनत खराब नहीं होगी हमारी, ठीक है? और एक बार जब हम केसेस कवर कर लेंगे, और मुझे लग रहा है कि इतना सब कुछ हम लोग कर लेंगे 1 घंटे में, जो हमारा सेकेंड आवर होगा, वहां पे हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों, जो होने वाला है प्रेसिडेंट, ठीक है?
तो पहले आपको प्रेसिडेंट आज मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा आर्टिकल 52 ऑनवर्ड्स। अब देखो प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट तो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो पहले कवर कर लेते हैं जो हमारा पहले का एजेंडा है। आ जाओ, 49 तो हो गया था, आर्टिकल 50 की बात करते हैं। दोस्तों आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये क्या कहता है? द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। अब दोस्तों ये जो आर्टिकल 50 आप देख रहे हो अपने सामने, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। क्यों? ये क्योंकि एक बहुत बड़े प्रिंसिपल की बात करता है, जिस प्रिंसिपल का नाम है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, ये क्या कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स का? आपने पढ़ा होगा कभी। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है कि जो हमारे किसी भी देश के जो अलग अलग पिलर्स हैं, पिलर्स का मतलब क्या होगा? जैसे लेजिस्लेचर है, जैसे जुडिशरी है, और जैसे एग्जीक्यूटिव है। ये जो दोस्तों अलग अलग पिलर्स हैं, ये अपना अपना काम करें और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। यहां पे मीडिया का जिक्र नहीं करेंगे, यहां पे अभी 3 को ही लेके चलेंगे जो सरकार के पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्योर तरीके से, मतलब बिना किसी मिलावट के अमेरिका में लागू होता है। अगर आप अमेरिका के संविधान को पढ़ो और वहां के सिस्टम को जानने की कोशिश करो, तो आप वहां पे पाओगे कि जो सिस्टम है वो इतना क्लियर कट है। जैसे वहां की जो लेजिस्लेचर है, जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं, उसका बिल्कुल अलग काम है, उसका स्फीयर बिल्कुल अलग है। जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की कैबिनेट है, उसकी जो सरकार है, उसका बिल्कुल अलग काम है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग है। और जो अमेरिका की जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स हैं, उनका बिल्कुल अलग काम है। मतलब ऐसी व्यवस्था है, मैं क्या बताऊं, इतना बढ़िया बैलेंस रीच आउट किया है ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि ना ही लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर कर सकता है, ना ही एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में इंटरफेयर कर सकता है। देखो प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंसेस तो हमेशा होते रहेंगे, दोस्ती यारियां हमेशा चलती रहेंगी, पर सिस्टम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऐसा हस्तक्षेप करने दे। पर दोस्तों इंडिया के साथ इतना अच्छा सिस्टम नहीं इंडिया में इतना बढ़िया सिस्टम नहीं है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। मैं बताता हूं क्यों। इंडिया में इतना अच्छा सिस्टम होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने जो सिस्टम एडॉप्ट किया है वो किया है ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि ब्रिटिशर्स का यहाँ पे राज था। और ब्रिटिशर्स का एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लेजिस्लेचर को, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जहां पे लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को चाह के भी अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में ये जो एग्जीक्यूटिव है, हमारे सिस्टम में ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेचर से ही निकलती है, लेजिस्लेचर का ही बेटा है, इस तरीके से मान लिए। तो उसको अलग कैसे करेंगे? कैसे है बेटा? देखिए समझिए, हमारी पार्लियामेंट है, सही बात है। अब हमारी पार्लियामेंट में एक सदन है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकसभा। अब लोकसभा क्या है? विधायिका का पार्ट है। लोकसभा क्या करती है? कानून बनाती है, सही बात है, बिल को पारित करती है। अब लोकसभा में लोग कहां से चुन के आते हैं? इलेक्शन होते हैं पूरे देश में, उनसे लोकसभा बनती है। अब वही जो लोग लोकसभा में जीत के आते हैं, वही लोग सरकार बनाते हैं। जिस भी पार्टी के ज्यादा लोग होते हैं, वही पार्टी सरकार बना लेती है। तो वही लोग जो लेजिस्लेचर का पार्ट है, लोकसभा का मेंबर होने के नाते, वही लोग सरकार बनाते हैं। और सरकार मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव निकलती है हमारे देश के अंदर। इसलिए बड़ा मुश्किल है इन दोनों को तो अलग कर पाना। पर जहां तक जुडिशरी की बात है दोस्तों, हमारे भारतीय देश के अंदर जुडिशरी के साथ ऐसा कोई इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ेंगे, तो आप देखोगे ऐसे सफिशिएंट प्रोविजंस हैं जो जजेस की, जुडिशियल सिस्टम की इंडिपेंडेंस को एंश्योर करते हैं। और आर्टिकल 50 में भी देखो आप, लेजिस्लेचर शब्द का ही इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहां पे केवल 2 बातें लिखी हैं, एक लिखा है एग्जीक्यूटिव, एक लिखा है जुडिशरी। और क्या लिखा है? टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव।
मतलब यहां पे सीधा सीधा इशारा किस तरफ है, आप समझ पाए? इशारा ये है कि जुडिशरी जो है, हमारी भारतीय जुडिशियल सिस्टम जो है, उसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा एग्जीक्यूटिव, और जो हमारी जुडिशरी है वो इंटरफेयर नहीं करेगी एग्जीक्यूटिव के काम में। जैसे एग्जीक्यूटिव का काम है, इनका काम जानते हो, काम तो समझते हो, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसी कानून को लागू करना, और जुडिशरी का काम होता है उसी कानून को इंटरप्रेट करना। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का काम नहीं करेगा और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम नहीं करेगी, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगी। ये बात कहां पे लिखी है? आर्टिकल 50 में। तो स्टेट को हमेशा कानून बनाते वक्त, पॉलिसीज बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को एक दूसरे से सेपरेट रखे। ठीक है, बस इतनी छोटी सी बात है। अब दोस्तों जो आखिरी आर्टिकल है फाइनली मेरे को बड़ी खुशी होती है कोई चैप्टर खत्म होता है तो। आखिरी 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 कह रहा हूं, आखिरी जो आर्टिकल है हमारा डीपीएसपी का, वो है आर्टिकल 51, और ये बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। तो इसमें टोटल 4 पॉइंट है, चारों पॉइंटों को पहले पढ़ा देता हूं, फिर एक साथ उनको समझा दूंगा। ठीक है, आ जाओ। The state shall endeavor to promote international peace and security, maintain just and honorable relations between nations, foster respect for international law and treaty obligations in dealings of organized people with one another, and D, encourage सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन। परेशान नहीं हो ना, सबको समझाऊंगा बारी बारी से। अब ये टोटल 4 पॉइंट है, लगभग लगभग तो आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या कह रहे हैं। अब बारी बारी से एक बार एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों आर्टिकल 15 का जो पर्सपेक्टिव है वो है इंटरनेशनल, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करता है। अभी तक जितने भी हमने डीपीएसपी पढ़े सब में नेशनल लेवल की बात हो रही थी कि हमें अपने देश में ये करना है वो करना है, सही बात है। ये पहला एक ऐसा आर्टिकल है जो इंटरनेशनल लेवल की बात करता है, इंटरनेशनल के पर्सपेक्टिव में आपको चीजें बताता है। ठीक है, अब ये क्या क्या बातें करता है? जैसे सबसे पहली बात जो कही जा रही है कि हमारे स्टेट की हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करे। पीस का मतलब है शांति, सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा। अब दोस्तों इतना तो आप समझते ही होंगे कि इस दुनिया में कई कई प्रकार के देश हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो बड़े शांति वाली बात करते हैं, शांति पूरक रहते हैं, पर कई ऐसे देश हैं जिनको मौका चाहिए बस लड़ाई झगड़ा करने का जैसे लोग होते हैं वैसे देश है। इसी तरीके से हमारे भारत देश की अगर बात करें तो इस आर्टिकल 51 के अनुसार हमारी स्टेट की हमेशा जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लड़ाई झगड़ा ना करे, बल्कि शांति बनाए रखे और सिक्योरिटी को स्थापित करे, सुरक्षा को स्थापित करे। तो हमको वैसे हमारा ये ओपिनियन भी है दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को एक बहुत पीसफुल कंट्री कंसीडर किया जाता है। डिस्पाइट हमारे आस पड़ोस के देश हमारे ऊपर दुनिया भर के लांछन लगाते रहते हैं, बट फिर भी जो ओपिनियन है वो बहुत ही फेवरेबल है। वो शायद उसमें इस पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहां बोला जा रहा है कि हमारा जो स्टेट है वो हमेशा पुरजोर कोशिश करेगा कि हमारे भारत देश के जो संबंध हैं बाकी के देशों के साथ वो जस्ट हों और ऑनरेबल हों। और यहां पे जस्ट और ऑनरेबल का मतलब है कि वो उचित होने चाहिए। ऑनरेबल का मतलब क्या है? सम्मानजनक होने चाहिए। दोस्तों जब हम लोग रिश्तों की बात करते हैं ना, रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज है। रिलेशंस को मेंटेन करना या सही मायनों में उनको एनालाइज करना इट्स नॉट दैट इजी। जैसे देशों की छोड़ो, आप व्यक्तियों की ही देखो। आप कई बार नोटिस करोगे लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है कि किसी व्यक्ति से हम कैसे रिश्ता निभाएं या किस प्रकार का रिश्ता रखें। और आपके सामने कैसे कैसे चैलेंजेस आते होंगे। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे हो, कोशिश करते हो कि उसका जीवन में अच्छा हो, उसकी मदद करते हो, उसकी बात मानते हो, तो कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि वो दूसरा व्यक्ति आपको कमजोर समझने लगता है और आपका फायदा उठाने लगता है।
पर वहीं अगर आप दूसरी तरफ किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करो, ईगोइस्टिक रहो, उससे बात ना करो, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाओ, तो वो व्यक्ति आपसे कटता है, आपसे भागता है, आप अकेले रह जाते हो जीवन में। तो लाइफ में आप देखते होगे रिलेशनशिप्स को एक सही लेवल पे बैलेंस आउट करना, जहां पे आपकी भी इज्जत बनी रहे और दूसरे व्यक्ति की भी इज्जत बनी रहे, वो बड़ा मुश्किल है और वो कंटिन्यूअस एफर्ट है। आप ज्यादा झिकोगे तो आप उल्लू लगोगे, आप ज्यादा तान के खड़े होगे तो आप ऐसा लगेगा कि कितना ईगोइस्टिक बंदा है। ठीक है, ऐसा ही दोस्तों देशों के साथ होता है। तो हमारे भारत देश को जैसे रिश्ते स्थापित करने हैं बाकी के देशों के साथ, वो सम्मानजनक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी की चापलूसी करने लगे जैसा हमारा पड़ोसी देश करता है। ठीक है, पर हमारे जो रिश्ते हों वो उचित हों, जस्ट हो और सम्मानजनक हो। हम विदेशी देशों की इज्जत करें और विदेशी देश भी हमारी इज्जत करें, तो वो बैलेंस हमको रीच आउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों तीसरी बात क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कि कोई भी क्लॉज आता है ना तो मेरे दिमाग में सबसे पहले पता है हिट क्या होता है कि मैं कितना डिटेल में जाऊं। सच बता रहा हूं, क्योंकि बताने को इतनी सारी चीजें होती हैं और लगता है कि अगर मैं सब कुछ बताने में आ गया तो पूरी क्लास इसी बात में निकल जानी है। पर फिर भी आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। देखो दोस्तों, आप लॉ को दो कैटेगरी में बांट सकते हो मोर और लेस। एक कैटेगरी तो वो है उस लॉ की है जो नेशनल लेवल पे अप्लाई होता है, हमारे देश के अंदर जो लॉ अप्लाई हो रहा है। अब दोस्तों हमारे देश के अंदर जो लॉ अप्लाई होता है उसमें इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि लॉ बनाने के लिए विधायिका भी है और लॉ को एनफोर्स करने के लिए एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है। तो मान लो अगर देश के अंदर कोई कानून है, मानो किसी भी चीज को करना अपराध है और मैं जाके अगर उस चीज को करूंगा तो मैं बच नहीं सकता, मुझको सजा मिलेगी। सही बात है, क्योंकि यहां पर नेशनल लॉ के अंदर एनफोर्सिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आसानी से एंश्योर हो जाती है पुलिस के माध्यम से। पर जो दूसरे तरीके का लॉ है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ, अब इंटरनेशनल लॉ के साथ परेशानी क्या है कि सारे देशों ने मिल बांट के कानून तो बना लिया, नियम तो बना लिए, पर उन नियम को लागू करेगा कौन? क्योंकि देशों से तो बड़ा कुछ नहीं, अब हम व्यक्तियों से तो बड़ा देश है, तो देश लागू कर देता है हमारे ऊपर कानून, पर देश के ऊपर कौन लागू कानून करे? देश के ऊपर तो कुछ है नहीं। कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतनी पावरफुल तो नहीं है जो किसी भी देश को कुछ करने के लिए मजबूर कर दे। तो इंटरनेशनल लॉ में जो हमेशा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है एनफोर्सेबिलिटी। कानून तो भरपूर है, भरे पड़े हैं इंटरनेशनल लॉ में कानून, बट उनकी एनफोर्सेबिलिटी, कोई भी देश जो थोड़ा बहुत भी ताकतवर है, जब तक उसे फायदा लग रहा होता है इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने में तो वो बहुत करता है, दुनिया को दिखाता है कि देखो मैं तो इंटरनेशनल लॉ फॉलो कर रहा हूं। और जैसे ही इंटरनेशनल लॉ उसके हितों के खिलाफ जाने लगता है वो एक मिनट में पीछे हट जाता है। जैसे आप अमेरिका ही ले लो, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे कितने इंटरनेशनल लॉ हैं जो उस अमेरिका देश ने तोड़े, जो खुद कहता है कि मैं प्रोटेक्टर हूं इंटरनेशनल लॉ का। रशिया तो आप भूल ही जाओ, ईरान तो आप भूल ही जाओ, ऐसे देशों को तो आप काउंट ही नहीं कर सकते कि ये इंटरनेशनल लॉ के कितने वायलेशंस करते हैं। तो हमारे भारतीय देश पर यह जिम्मेदारी है कि हम अपनी तरफ से ऐसा ना करें। हमें यह हमेशा सुनिश्चित करना है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी इज्जत हो, उसको फॉलो किया जाए। और इंटरनेशनल लॉ से ही जुड़ी हुई बात है ट्रीटी ऑब्लिगेशन। ट्रीटी ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमने किसी दूसरे देश से एग्रीमेंट किया है, अब दोस्तों उस एग्रीमेंट को एनफोर्स कराने के लिए कोई पुलिस तो बैठी नहीं है, कोई कोर्ट ऑफ लॉ तो बैठा नहीं है, पर फिर भी हम लोग ये जिम्मेदारी उठाएंगे कि हमने जो भी जिम्मेदारियां उठाई हैं किसी भी ट्रीटी के अंदर, किसी भी एग्रीमेंट के अंदर, किसी भी विदेशी देश के साथ या किसी भी विदेशी संस्था के साथ, हम उनको पूरा करें, अपने प्रोमिसेस तोड़े ना। तो इस क्लॉज सी के अंदर हमारे स्टेट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल लॉ को भी फॉलो करेगा और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को भी कंप्लाई करेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा। और आखिरी में दोस्तों, आखिरी में आता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करने की बात आर्बिट्रेशन के माध्यम से। अब दोस्तों देखो, बहुत सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, महान महान बातें तो जितनी करनी है कर लो। सच्चाई ये है कि जहां पर एक से ज्यादा लोग होंगे या एक से ज्यादा देश होंगे, लड़ाई झगड़ा होना ही होना है।
जैसे बोलते हैं ना कि बकेट के अंदर एक से ज्यादा अगर बर्तन है तो वो बजेगा ही बजेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सेम बात इंटरनेशनल लॉ पे भी अप्लाई होती है। अब इतने सारे देश हैं, इनमें कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे लड़ाई झगड़ा तो होना ही है। तो अगर आप ये कोशिश करो कि कभी लड़ाई हो ही ना, तो ये तो इम्पॉसिबल टास्क है। अब सवाल ये है कि लड़ाई तो होगी, अब क्या करें, उस लड़ाई को सेटल कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे भारत देश की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि अगर कभी भी कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो जाए, चाहे भारत का ही हो जाए किसी अन्य देश के साथ या अन्य देशों का हो रहा हो आपस में, तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर हमारे भारत देश को हमेशा ये कोशिश करनी है कि उस डिस्प्यूट को वो सेटल करवाए आर्बिट्रेशन के माध्यम से। सेटल का मतलब है समझौता करवाए आर्बिट्रेशन के माध्यम से। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? आर्बिट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जहां पर वो जो दोनों पार्टीज हैं, जो डिस्प्यूट का सब्जेक्ट मैटर है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे, चर्चा हो और फिर एक न्यूट्रल अथॉरिटी फैसला ले कि इनकी परिस्थिति में क्या सही करना ठीक रहेगा, मतलब क्या करना सही रहेगा। तो अगर कभी भी देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो तो हथियार नहीं उठा लेने, युद्ध नहीं कर देना है, हमको उसको सेटल करना है आर्बिट्रेशन के माध्यम से। ठीक है, क्लियर है? ये दोस्तों हो गया हमारा आर्टिकल 51 और इसी के साथ फाइनली हम लोगों ने अपना जो डीपीएसपी का टॉपिक है उसको कवर कर लिया है। ठीक है, अब डीपीएसपी के टॉपिक से आप ये मान के चलिए, एक तो प्रीलिम्स में एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको छोटा छोटा रिवीजन करना पड़ेगा। और देखो एमसीक्यूज जो बनेंगे वो केवल एक्ट से ही बनेंगे, मतलब हमारे जो आर्टिकल्स हैं उन्हीं से बनेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हमने नहीं पढ़ा है। और अगर कभी हुआ तो हुआ, शॉर्ट नोट वगैरह आ सकता है मेंस के अंदर। तो शॉर्ट नोट में क्या आप 2 केस लिखोगे, 3 केस लिखोगे ज्यादा से ज्यादा, वो मैं अभी आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, पर एक काम करना दोस्तों कि प्रैक्टिस कर लेना। आर्टिकल्स को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका जो एक्ट है, स्टैट्यूट है, उसका जो कंटेंट पेज है उसको देखा करो। दिन में रोज जैसे आप एक्ट खोलने जा रहे हो, खुद से पढ़ने जा रहे हो, तो एक बार बैठ के जो आज पढ़ा है उसको देख लो, या जितना कवर कर लिया है उतना देख लो। तो अभी फॉर एग्जांपल हम लोग आर्टिकल 51 तक पहुंच गए, तो एक बार आर्टिकल 1 से लेके 51 तक केवल उनके टाइटल देख लिया करो। अच्छा, ये आर्टिकल, ये आर्टिकल, ये आर्टिकल, ये आर्टिकल, 5 मिनट के अंदर। तो अगर आप रोज ऐसा करोगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके दिमाग में फोटो छप जाएगी। ठीक है। अच्छा हम लोग अच्छा केस, मैं सोच रहा हूं कि मैं पहले आपको फंडामेंटल ड्यूटी करा देता हूं, फिर केस कराऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो फ्लो अलग है, पहले फ्लो के साथ बह लेते हैं, केस में ना कहानी में खो जाते हैं हम लोग। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन बता तो दी बेटा। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को। फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं दोस्तों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के अंदर। ठीक है, अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या, पहले इनको समझ लेते हैं। दोस्तों देखो, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम लोगों ने एक पार्ट 3 पढ़ा जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात थी। और देखो उस पूरे पूरे पार्ट का क्या पर्सपेक्टिव था कि जो हमारे भारतीय लोग हैं उनको कुछ कुछ अधिकार दिए गए हैं, और अगर उनको वो अधिकार नहीं दिए गए तो वो भारतीय लोग शिकायत कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सही बात है, अधिकार मिले, उन अधिकारों की एनफोर्सिबिलिटी मिली सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। पर आप सोचो दोस्तों, क्या किसी भी देश के अंदर उस देश के लोगों को केवल अधिकार देना पर्याप्त है? खुद सोचना, और ये आपके आंसर का इंट्रोडक्शन होगा अगर आपका शॉर्ट नोट आया फंडामेंटल ड्यूटीज पे। देखो मैं कोई भी बात बेकार में नहीं बताता हूं, कोई भी यहाँ पे ज्ञान की बातें नहीं हो रही हैं। तो जब मैं किसी टॉपिक को शुरू करने से पहले ऐसी बातें करता हूं, ये आपका इंट्रोडक्शन होगा आपके आंसर में। तो बच्चे, केवल फंडामेंटल राइट्स देने से तो देश चलता नहीं है, सीधी सी बात ये है। ये भी बहुत जरूरी है कि उसी देश के वो जो रहने वाले लोग हैं वो कुछ जिम्मेदारियां भी उठाएं। दोस्तों आप खुद ही सोचो, हर एक जिम्मेदारी सरकार पे थोप देना, पार्लियामेंट पे थोप देना, कोर्ट पे थोप देना किस हद तक सही है? क्या कुछ चीजों के संबंध में हम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं?
और सोचो अगर हर एक व्यक्ति जो इस भारत देश के अंदर रहता है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने लगे, तो क्या सच में स्टेट को कुछ करने की जरूरत भी पड़ेगी क्या? ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हम ये जो करते रहते हैं ना कि हमको अधिकार दो, जिम्मेदारियां मत दो, बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारियों पर काम करें तो अधिकारों के लिए हमें लड़ना ही नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो समझता नहीं है कोई। इसलिए हमारा ये जो पार्ट है, पार्ट 4A, ये दोस्तों फंडामेंटल राइट्स की बात करता है आर्टिकल 51A के अंदर। अब ये थोड़ा सा लंबा लगेगा आर्टिकल आपको, क्योंकि इसके अंदर कई सारी अलग अलग ड्यूटी बताई है, शायद 10 या 11 ड्यूटीज हैं। तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम बस ये काम करेंगे कि हर एक क्लॉज के अंदर क्या क्या ड्यूटी बताई गई है उसको नोट करते हुए चलेंगे। दोस्तों अभी शुरू से ही थोड़ी सी मेहनत कर लो, जिससे आगे चल के आपको दोबारा से समय व्यर्थ ना करना पड़े। तो अभी अगर एक दो शब्द लिख लोगे तो दोबारा आपको आर्टिकल 51 कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, ना ही ये वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब जब मैं यहां पे कुछ हाईलाइट करूं, कुछ किसी भी चीज के ऊपर ब्रैकेट बनाऊं, उसको लिख लेना कि ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, क्लियर है? चलो आ जाओ। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्या कहता है? सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आपको दोस्तों ये बात समझनी है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये जो सारी जिम्मेदारियां हैं जो हम इस आर्टिकल के अंदर पढ़ने वाले हैं, दोस्तों ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। वो जो व्यक्ति जो हमारे भारत देश में रहता है और भारत का नागरिक नहीं है, उसकी ये जिम्मेदारियां नहीं है, भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारियां हैं। अब क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ध्यान से देखेंगे। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। परेशान मत हो, ये पहला ही क्लॉज थोड़ा सा ब्रॉड है, बाकी के तो छोटे छोटे हैं। अब इसके अंदर 4 चीजों की बात हो रही है। एक चीज ये, इन दोनों को साथ में पढ़ना है, एक चीज ये, एक चीज ये और एक चीज ये। सबसे पहली ड्यूटी जो यहां पर इंपोज की जा रही है भारतीय नागरिकों पर, वो ये है कि हर एक भारतीय नागरिक की दोस्तों ये जिम्मेदारी होगी कि वो हमारे भारतीय संविधान को फॉलो करेगा, हमारे भारतीय संविधान की अवहेलना नहीं करेगा कभी भी। सबसे पहली तो उसकी यही जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पर उसकी ये जिम्मेदारी है कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो भी संस्थाएं बनाई जा रही हैं या जो भी आइडियल्स हम लोग फॉलो करते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो करते हैं, उनकी तरफ रेस्पेक्ट का भाव रखेगा, उनको इज्जत देगा। तीसरे नंबर पर जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको इज्जत की नजर से देखेगा। और आखिरी में जो हमारा नेशनल एंथम है, उसको भी इज्जत की नजर से देखा जाएगा। तो टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड रेस्पेक्ट नेशनल एंथम। अबाइड मतलब फॉलो करना, मानना। ठीक है, ये दोस्तों टोटल 4 ड्यूटीज है इस क्लॉज ए के अंदर। उम्मीद है आप लोगों ने फटाफट से अपने नोट्स के अंदर लिख ली है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था बेटा, कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे संविधान के अंदर बनाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबको रेस्पेक्ट करना है। ठीक है, ये हो गया क्लॉज ए। अब दोस्तों देखो क्लॉज 2, टू चेरिश एंड फॉलो। देखो भाषा में मत खोना, कई बार मैंने देखा है कि बहुत अच्छे बहुत स्मार्ट बच्चे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए, क्योंकि वो भाषा पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि देखो ये देखो कितना प्यारा शब्द इस्तेमाल किया गया है। बच्चे ऐसा कभी नहीं करना है, खासकर भारतीय संविधान के साथ तो बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आप याद रखिएगा, ये बी आर अम्बेडकर साहब बना रहे हैं। बी आर अम्बेडकर साहब की भाषा को आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, टक्कर नहीं दे पाओगे। आपका हमेशा फोकस समझने के ऊपर होना चाहिए, उन शब्दों के ऊपर होना चाहिए जो हमें वहां पे एक्सप्लेन करना है। जैसे ये दूसरा देखो क्लॉज, ये क्या कह रहा है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स
विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आपको पढ़ने में लगेगा कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, पर दोस्तों मात्र एक शब्द है जो आपको याद रखना है, और वो शब्द क्या है? वो शब्द ये है कि हर एक भारतीय जिम्मेदार, हर एक भारतीय व्यक्ति की दोस्तों ये जिम्मेदारी है कि वो जो आदर्श है, वो जो महान आदर्श है, जिन आदर्शों को केंद्र बनाकर हमारा फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा गया, हमारा देश आजाद हो पाया, हमको उन आदर्शों को मानना है, उनको फॉलो करना है, अपने जीवन में उतारना है। ठीक है? अब हमारा जो देश है, इतना महान देश है, जो इतने लंबे स्ट्रगल के बाद आजाद हो पाया, उसके जो आदर्श केंद्र में थे, उन आदर्शों को हमें रेस्पेक्ट करना है। जैसे आप पूछोगे सर कौन से आदर्श थे, खुद दिमाग लगाओ। एक बहुत महत्वपूर्ण आदर्श हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का ये था कि पुरुष और महिलाएं बराबर हैं, उनमें कोई भी फर्क नहीं है, और उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, और हमारे जैसे देश से ये बात आ रही थी, ये और बड़ी बात थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदर्श था, है ना? हर एक व्यक्ति, चाहे उसकी कोई जाति हो, कोई धर्म हो, वो बराबर होगा। ये दूसरा आदर्श था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये जो भी नोबल आइडियल्स हैं, इनको हमें चेरिश करना है। सेकुलरिज्म ऐसे ही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर पे देखो, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। आपको याद होगा ये बात हमने प्रीएम्बल में भी पढ़ी, ये बात हमने बार बार फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ी, ये बात हमने डीपीएसपी में भी पढ़ी, सोवर्निटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी वाली बात। पर आप खुद ही सोचो, एक सेकंड तो हम दे सकते हैं ना अपने जीवन का समझने के लिए इस बात को। आप खुद ही सोचो बच्चे, हमारे भारत देश को संप्रभु बनाने के लिए, उसके अंदर एकता लाने के लिए, उसको अखंड बनाए रखने के लिए क्या केवल राज्य की ही जिम्मेदारी है? क्या केवल सरकारों की ही जिम्मेदारी है? आपको ऐसा नहीं लगता कि यहां पर हम भारतीय नागरिकों का ज्यादा बड़ा रोल है? अगर हम भारतीय नागरिक ही अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं, तो क्या हम एंश्योर नहीं कर सकते कि हमारे देश का जो सर है वो हमेशा ऊंचा रहे, उसमें एकता बनी रहे, उसमें अखंडता बनी रहे? कि हमेशा हमको राज्य के पीछे भागना है कि कानून बनाओ, हमें मारो पीटो, तभी सोवर्निटी आएगी, तभी यूनिटी आएगी, तभी इंटेग्रिटी आएगी? बच्चों, यहां पर भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और मैं आपको बोलूं, कुछ कठिन नहीं है इस बात को बोलना, कुछ गलत नहीं होगा। किसी भी देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता कोई सरकार या कोई भी आउटर फोर्स ला ही नहीं सकती है। ये केवल वहां पे रहने वाले लोग ही सुनिश्चित कर सकते हैं, बस। ठीक है? अगला जो क्लॉज है डी, ये क्या कहता है? टू डिफेंड द कंट्री, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मानो कभी भी देश में ऐसी परिस्थिति हो जाए कि हमारे देश पर कोई खतरा आ जाए, कोई आंच आ जाए, तो वहां पर हर एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होगी कि वो आगे बढ़कर हमारे देश की सुरक्षा करेगा और हमारे देश के लिए नेशनल सर्विस देगा। अब जैसे इसका बड़ा रीसेंट एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, कोविड-19 का समय था, हम सब लोग अपने घरों में छुप छुप के बैठे थे, बिल्कुल छुप के बैठ गए थे, एकदम जैसे चूहा होता है ना, वैसे छुप के बैठ जाता है, वैसे ही। रोडों पे कौन था? और बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों, रोडों पे कौन था उस समय? रोडों पे थे गरीब लोग, बेघर लोग। और कौन था? डॉक्टर्स, नर्सेस। अब इन डॉक्टर्स और नर्सेस का एग्जांपल ले लो दोस्तों, वो डॉक्टर बने हैं, कितना पढ़ लिख के बने हैं, नर्सेस का भी कितना अच्छा खासा कोर्स होता है, वो क्यों रोडों पे घूम रहे थे या क्यों अस्पतालों में 50,000 लोगों को देख रहे थे? पुलिस, वेरी गुड, पुलिस, क्या कमी थी उन पे? वो मना नहीं कर सकते थे? कोई बता, कोई भी नौकरी, कोई भी सैलरी, उस समय पे तो सैलरी भी नहीं मिल रही थी सही से,
जान से बड़ी हो सकती है। आप जाओगे, आप जज बन गए, आपके कोर्ट में कोविड फैला हुआ है, जाओगे, बैठोगे गद्दी पे? कभी नहीं बैठोगे। भले ही वो आपको नौकरी से निकाल रहे हो, आप फिर भी नहीं बैठोगे। पर ये लोग फिर भी गए वहां पे। क्यों गए दोस्तों? और कितने लोग मर गए? क्यों? आपके सामने कि जब देश पे आंच आएगी, जब देश को जरूरत होगी, तो भारतीय नागरिक कतराएगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा और नेशनल सर्विस देगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो अगला क्लॉज ई, टू प्रमोट। ये देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी बच्चों को समझना है। टू प्रमोट हार्मनी and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional, sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of the woman. To the dignity of the woman. दो भाग है, पहले वाले भाग को पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत जो है इस समय पर, और हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी भी, वो ये है कि हम सभी भारतीय नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने देश के अंदर कॉमन ब्रदरहुड और हार्मनी की भावना लेके आए। मतलब सद्भाव लेके आए, भाईचारा लेके आए, और हम लोग आपस में एक दूसरे के प्रति भेदभाव ना करें, दीवारें ना खड़ी करें, धर्मों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, रीजनलिज्म के आधार पर। रीजनलिज्म का मतलब होता है कि कौन व्यक्ति कौन से देश से, मतलब कौन से स्टेट से आ रहा है, कौन सी लोकेलिटी से आ रहा है, ठीक है, या फिर और किसी आधार पर, सेक्शनल आधार पर, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन इस तबके का है, कौन उस तबके का है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और मैं बताऊं, ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर राज्य कुछ नहीं कर सकता है, वो कुछ भी कर ले। हम लोग काफी कॉमनली ऐसी चीजों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार के मत्थे थोप देते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है या सरकार कर रही है ये सब चीजें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश को तोड़ते भी भारतीय नागरिक हैं और जोड़ते भी भारतीय नागरिक हैं, और हमारा ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो यही कहता है कि दोस्तों, हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है, भारतीय नागरिक की, बेटा सरकार की नहीं है, बेटा पुलिस की नहीं है, बेटा सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि वो आपको जजमेंट दे इससे ऊपर। हर एक भारतीय नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि हमारे देश के अंदर एक कॉमन ब्रदरहुड का भाव लेके आए, हार्मनी एस्टेब्लिश करें। ठीक है, अब ये देखो दूसरा भाग। दूसरा भाग बात करता है महिलाओं की गरिमा की। यहां पे बोला जा रहा है कि हर एक भारतीय नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि ऐसे जो भी रीति रिवाज है, वो चाहे किसी धर्म से जुड़े हों, किसी जाति से जुड़े हुए हैं, किसी क्लास से जुड़े हुए हैं, किसी लोकेलिटी से जुड़े हुए हैं, किसी कल्चर से जुड़े हुए हैं, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जो भी रीति रिवाज हैं जो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ जाते हैं, ऐसे सभी रीति रिवाजों को, ऐसे सभी प्रैक्टिसेस को हमको छोड़ना होगा, और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जेंडर के नाम पे उनको जस्टिफाई करना बंद करना होगा। ये यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लॉज ई। अब चलता हूं क्लॉज एफ की तरफ। क्लॉज एफ क्या कहता है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। अब दोस्तों, जो हमारा देश है, हमारा जो भारत देश है, महान हमारा जो भारत देश है, जिसका रिच कल्चरल हेरिटेज है, मतलब हमारे भारत देश की संस्कृति जो है, देखो मैं समझता हूं दोस्तों, आजकल मॉडर्निटी का जमाना है, हम सभी लोग मॉडर्न हैं, हम सभी लोग इंस्टाग्राम पे अपने दिन का ज्यादातर समय गुजारते हैं, और हम लोगों को हर वो चीज अच्छी लगती है जो टेक्नोलॉजी के करीब हो, वेस्टर्न वर्ल्ड के करीब हो, मॉडर्निटी के करीब हो, और ये ठीक बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर एक
संस्कृति का एक समय होता है, ठीक है। पर बच्चे एक बात कभी भूलिएगा मत, और वो बात ये है कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसकी जो संस्कृति है वो इतनी पुरानी है, इतनी महान है कि आज के समय में जिन भी चीजों को आप कंसीडर करते हो ना महान, या चाहते हो कि हमारे भारत देश में वो आ जाए, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। द ओनली पॉइंट दैट वी आर मिसिंग, जहां पे हम लोग गलती कर रहे हैं, वो यही है कि जो हमारे पास है उसको हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पहचान रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा बेटा। कभी लाइफ में जब आप जज वगैरह बन जाओगे, जब आपका पढ़ाई वाला टाइम खत्म हो जाएगा, तो कभी आप दर्शन को पढ़ना, फिलॉसफी वगैरह को पढ़ना, वहां पे आपको एहसास होगा सही मायने में कि हमारे भारत का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरी दुनिया के लिए। हर एक बात जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो 50,000 बार हो चुकी है हमारी संस्कृति के अंदर। अब मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, पर भारतीय नागरिक होने के अंदर आपकी ड्यूटी है कि आप उस कंपोजिट कल्चर को वैल्यू भी करो और उसको बचा के भी रखो, उसको प्रिजर्व भी करो, आपकी आगे वाली आने वाली जनरेशन को भी दो। ठीक है, क्लियर है? अब दोस्तों इसके बाद आता है क्लॉज जी। क्लॉज जी कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures। क्या बताऊं दोस्तों, हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 21। अब उस आर्टिकल 21 के अंदर मैंने आपको बताया था कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी हम इंटरप्रेट करते हैं कि वो राइट टू लाइफ का पार्ट है। सही बात है, पर वहां तो हम लोग स्टेट के ऊपर डाल रहे थे कि भाई स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट एंश्योर करे। चलो ठीक है, आपने स्टेट के ऊपर डाल दिया, कोई बात नहीं। पर दोस्तों आप खुद बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, जो लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जिनको स्टेट रोकेगी कानून बनाकर, वो कौन है? वो कहीं बाहर से आए हैं? हाँ, मार्स से आए हैं, मून से आए हैं, या फिर पाकिस्तान से आए हैं? कहां से आए? वो भी तो भारतीय हैं। अगर वही भारतीय अपनी जिम्मेदारी को निभाने लगे और ये सुनिश्चित करने लगे कि उन्हें अपने पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए, केवल पैसे कमाने पर नहीं जोर देना चाहिए, तो हमें आर्टिकल 21 में इन्वायरमेंट के राइट की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी बेटा, नहीं पड़ेगी। हम चाहते हैं कि कोई और आए और हमारी पिटाई करे और हमको कुछ करने से रोके, तब हम मानेंगे कि हमारे पास अधिकार है। देखो देखो, खुद से नहीं मानेंगे खुद से नहीं मानेंगे। इसी तरीके से ये दूसरा वाला देखो, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। इसको लेके मेरे को बड़ा दुख होता है सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखो दोस्तों, आप लोग तो शायद अभी ज्यादातर बच्चे जो है वो 20 से लेके 25 के बीच में है। अब जो मेरा ब्रैकेट है वो 30 से लेके 35 के बीच वाला हो गया है। अब मैं 31 का हो गया हूं। तो मैंने जितनी अपनी लाइफ में चीजें देखी हैं, मैंने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। और वो बदलाव पता है क्या है? बहुत समय पहले नहीं, आज से 10 साल पहले तक लोगों के अंदर एक करुणा का, एक दया का भाव हुआ करता था, दूसरे लोगों के भी प्रति और जानवरों के भी प्रति, पशुओं के भी प्रति। समय के साथ वो भाव खत्म होता जा रहा है और इस चीज को मैं देख रहा हूं, अपनी आंखों से इस चीज को मैं देख पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं। एक समय पर देखो, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं बोल रहा हूं कि क्या करना सही है क्या नहीं करना सही है, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं अपनी लाइफ से। एक समय पर जब हम लोग छोटे थे, नॉन वेज खाना वॉज कंसिडर्ड टू बी एन एक्सेप्शन।
कि मतलब बहुत ही सीमित परिवार, और वो सीमित परिवार भी कभी कभार खाया करते थे। आज के समय पर मैं नोटिस करता हूं कि नॉनवेज को कंज्यूम करना हैज बिकम अ मैटर ऑफ फैशन। मतलब इट हैज बिकम समथिंग विच यू कैन बी प्राउड ऑफ। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, बट आई एम सेइंग कि उसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं उसको लेके प्राउड हूं। मैं जब आलू गोभी खा के प्राउड नहीं हो सकता, तो मैं चिकन खा के प्राउड क्यों? दैट इज व्हाट आई फील इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। हमारा जो माइंड सेट है वो बहुत ही ज्यादा गलत दिशा में जा रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, फॉलो वॉट एवर कल्चर यू आर, जो भी है। हाँ, जैसे बिल्कुल बिल्कुल सही है, स्मोकिंग हैज बिकम अ फैशन स्टेटमेंट। ड्रिंकिंग, जब तक कोई व्यक्ति, आप तो उस एज ब्रैकेट में हो, अब आप वो प्रेशर फील कर रहे होगे, वो पीयर प्रेशर, और शायद आप में से कुछ कभी कभार लेते भी होगे वो पीयर प्रेशर कि दारू नहीं पी तो क्या पिया। वेरी सैड। आज हमको एहसास नहीं है, आगे आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि ये सेम चीज अमेरिका के साथ भी हुई थी आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले। और मैं बताऊं, 30-40 साल हो गए, सरकार ने दुनिया भर का पैसा खर्च कर लिया, आज तक उस नशे से अमेरिका उभर नहीं पाया है। आज भी हर दूसरे घर में अमेरिका में एक ड्रगिस्ट बैठा हुआ है जिसने अपनी जीवन खराब कर लिया है, और वो सुसाइड कर लेगा 25-30 साल का होते होते। ये सच्चाई है अमेरिका की, और किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन कंट्री की। भारत के साथ भी वही होने वाला है अगले 20-30 सालों में, अगर हम लोगों ने इस चीज को नहीं खत्म किया। इसलिए यहां पे ऐसी बात लिखी हुई है कि हमको लिविंग क्रिएचर्स की तरफ कंपैशनेट रहना है। अब आओ एच, टू डेवलप दिस। ये देखो, अगर मेरे से कोई पूछे कि अगर हमको अपने देश में सुधार लाना है तो हम कहां से ला सकते हैं, दोस्तों इस क्लॉज से ला सकते हैं। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सबसे बड़ी परेशानी है हमारे सोचने की तरीके की, हमारे सोचने के तरीके की, कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं। हर एक भारतीय नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वो एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे अपने अंदर, एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म लेके आए। इसका मतलब क्या है? हम लोग सबसे पहले तो अपने जीवन के अंदर अपने एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करें। जैसे आपने देखा होगा, ऐसे कई सारे लोग होते हैं, उनमें से शायद आप भी हो, जो जीवन में लगभग होने वाली हर घटना को धर्म से जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं, या किसी अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। किसी भी चीज की वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो खराब चीज हो। इसे कहते हैं क्रूड लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म ही नहीं है, उसको जानने की इच्छा ही नहीं है किसी भी चीज को। उसने सारे अपने आंसर्स पहले ही बना रखे हैं। प्रॉब्लम ये है, हम भारतीय नागरिकों की ये जिम्मेदारी है, हमको एक साइंटिफिक टेम्पर लेके आना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म लेके आना है, जिससे क्या हो, हम जिंदगी में, हम अपने जीवन में मैच्योर बने, प्रैक्टिकल बने। जब तक हम अपने फैसलों की खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक हमारे फैसले बेहतर कैसे बनेंगे बच्चों? तो कम से कम हम अपने अंदर और आप लोग कर सकते हो, आप उस एज ब्रैकेट में हो जहां पर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आपसे जो आगे की जनरेशन है वो शायद नहीं कर पाएंगे, मेरे लिए उतना उससे आप लोगों से ज्यादा मुश्किल होगा, आप लोगों के लिए आसान है, आपसे जो छोटे लोग हैं उनके लिए और ज्यादा आसान है कि वो इस पर ध्यान दें। और ह्यूमैनिज्म का मतलब है कि हम लोग हर एक मनुष्य को मनुष्य की तरह देखें। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वैसा ही व्यवहार रखें उसकी तरफ, ठीक है। आई, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस।
कभी भी किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकों को हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए और हिंसा करते करते कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो हिंसा को हमें कभी भी नहीं अपनाना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को हमेशा हमको सुरक्षित रखना है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब है वो प्रॉपर्टी जो हमारे पैसे से आई है, टैक्स पेयर्स के मनी से आई है। ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों आखिरी में हम लोग बचे हैं लास्ट के दो क्लॉज, क्लॉज नंबर जे, क्लॉज नंबर के। खत्म होने वाला है, ड्यूटीज भी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो पहले देखते हैं जे क्या कह रहा है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। देखो बड़ा सिंपल सा है और बड़ा लॉजिकल सा है। हर एक भारतीय नागरिक को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने जीवन के अंदर जितना बेहतर से बेहतर कर सकता है उतना बेहतर से बेहतर करे, क्योंकि जब हर एक व्यक्ति जीवन के अंदर बेहतर करेगा तो हमारा जो देश है वो अपने आप ही आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हमें असल में अपने बारे में ही सोचना है और ऐसा प्रण लेना है जीवन में कि हमारी जो भी पोटेंशियल है उसको हम पूरा यूटिलाइज करके जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे हमारा देश भी तो आगे बढ़े, हमारे देश का भी तो भला हो। तो हमारा हित और हमारे देश का हित दोस्तों कोई अलग अलग नहीं है, कोई एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ी ना करता है। हमारा हित ही हमारे देश का हित है। हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, जीवन में सक्सेसफुल होंगे, हमारा नाम होगा तो हमारा देश भी तो आगे बढ़ेगा। बस वही लॉजिक है। ठीक है, क्लियर है। और आखिरी, और इसको पढ़ के मेरे को दुख होता है, सच बता रहा हूं दुख होता है इस क्लॉज को पढ़ के। हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज द केस में बी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल 21A। अरे ये क्या हुआ, ए को क्या हुआ ए भी रोने लगा ये पहली बार हुआ है ठीक आई डोंट नो। ठीक है, तो मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल 21A, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हर एक बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से लेके 14 साल के बीच में है, उस बच्चे का मौलिक अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है कि स्टेट जो है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा। सही बात है। बच्चों दुख की बात यह है, ऐसा अधिकार होने के बावजूद, स्टेट के द्वारा सारी व्यवस्था करने के बावजूद, हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। स्टेट की सारी व्यवस्था करने के बावजूद, कोई पैसा नहीं देना है, पर फिर भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, नहीं भेजना चाहते हैं। और परिणाम ये है हमारे सामने, जो कहता है कि हर एक भारतीय नागरिक जो कि एक पेरेंट है या फिर गार्डियन है किसी भी बच्चे का जिसकी उम्र 6 साल से 14 साल के बीच में है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने उस बच्चे को स्कूल भेजे। ये कहना पड़ रहा है ये कहना पड़ रहा है भाई बड़े ही अजीब लोग हैं हम भारतीय लोग दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अजीब लोग हैं। मैंने अच्छा खासा ट्रेवल किया है अपनी लाइफ में, ठीक है, अच्छा खासा मैं अलग अलग जगहों पे रहा हूं, भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी। पर मैं आपको बताऊं ना, चाहे अच्छे टर्म्स में मानो चाहे बुरे टर्म्स में मानो, हम भारतीय लोगों की जो प्रजाति है ना वो बड़ी अजीब है। ठीक है, बहुत अजीब है। हाँ, अब वही वाली बात,
आखिरी बात एक ही है समझने की, जो ये बच्चा सवाल भी पूछ रहा है कि ये जो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने आर्टिकल 51 के अंदर पढ़ी हैं, दोस्तों ये फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सिएबल नहीं होती हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक इनमें से किसी भी ड्यूटी को फॉलो करने में फेल हो जाता है, तो हमारे राज्य के पास ये पावर नहीं है कि उस भारतीय नागरिक के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दे या सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाए। तो जैसे देखो, ये बड़ा गलत बात है ना, आप खुद देखो, फंडामेंटल राइट्स में भारतीय नागरिकों के पास ये अधिकार है कि अगर उनके अधिकार ना मिले तो वो पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट शिकायत करने। पर यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो क्या होगा? वो कुछ नहीं कर सकती, स्टेट कुछ नहीं कर सकती है। ये गड़बड़ है। तो याद रखिएगा, जैसे डीपीएसपी के साथ भी था कि डीपीएसपी एनफोर्सिएबल नहीं थे, वैसे ही दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज भी एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो, इसी के साथ हम लोगों ने आज तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। हम लोगों ने दो टॉपिक खत्म कर लिए। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट से केस पढ़ाता हूं। मैं आपको पहले 3 केस पढ़ाऊंगा जो डीपीएसपी के बारे में होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में होंगे, और ऐसे केसेस लाया हूं जो आपके फंडामेंटल राइट्स में भी काम आ जाएंगे। ऐसे केसेस बड़े बढ़िया होते हैं, ऐसे केसेस को ही पढ़ो, ऐसे केसेस को ही नोट्स का पार्ट बनाओ कि जो 2-3 टॉपिक के अंदर कवर हो जाए। तो कम से कम उससे सवाल नहीं आया तो वहां तो लिखाएं, मेहनत खराब ना हो, है ना? अगर उस पर सवाल आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कहीं और लगा देंगे। तो देखो, पहला केस कौन सा है? इन रे केरला एजुकेशन बिल। अब ये मत पूछना मेरे से ये रे क्या है, मैं 50,000 बार बता चुका हूं रे क्या होता है। ठीक है, रे का मतलब होता है जब प्रेसिडेंशियल डिफरेंस भेजी जाती है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई राय दो हमें किसी चीज के ऊपर, तो जो राय आती है उसका नाम होता है इन रे से शुरू। केरला एजुकेशन बिल 1957। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने, दैट दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट ओवरराइड, ध्यान से सुनना, कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स, nevertheless in determining the scope and ambit of fundamental rights, the court may take into account the directive principles and adopt a principle of harmonious construction. अब इसके अंदर 2 बातें कही गई हैं और दोनों ही बातें बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये क्लैश कि फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोस्तों ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चली आ रही है और ये खींचतान का नतीजा है। जैसे जो हमारा स्टेट है, जो हमारा राज्य है, वो हमेशा ये कोशिश करता है जताने की कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट्स हैं, वो ज्यादातर ऐसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं लॉ को कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हमेशा क्लैश की स्थिति बनी रही है, और इसमें ना अलग अलग फेजेस आए हैं। एक फेज तो चला शुरू के समय पे जहां पे माना जाता था कि फंडामेंटल राइट्स क्योंकि वो एनफोर्सिएबल है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि वो एनफोर्सिएबल नहीं है, और ये व्यू चला काफी लंबे समय तक। फिर उस ओपिनियन के अंदर बदलाव आया, और बदलाव आपको यहां पे देखने को मिल रहा है अपने सामने। अब ये जो नया ओपिनियन था, ये क्या कहता था कि दोस्तों देखो, फंडामेंटल राइट्स भी हमारे भारतीय संविधान का भाग है, सही बात है, और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हमारे भारतीय संविधान का भाग है, सही बात है, और दोनों की अगर हम लोग रेस्पेक्टिव वैल्यू देखें तो वो एक दूसरे से कम नहीं है किसी भी मायने में। जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें तो फंडामेंटल राइट्स दोस्तों क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट्स
हमारे व्यक्तियों को जो इस देश के अंदर रहते हैं उनको कुछ मौलिक अधिकार देते हैं राज्य के खिलाफ। अब आप खुद समझ गए होंगे कि वो कितने महत्वपूर्ण है। राज्य से उनको सुरक्षित करते हैं, कई सारे राइट्स देते हैं। पर वहीं अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की भी तरफ देखो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पर्पस क्या है कि वो ऐसे गाइडलाइंस हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी सरकारों को, हमारी विधायिकाओं को फॉलो करनी है, जिससे हमारा देश उन सारे उद्देश्यों को पूरा कर सके जो हमने प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये जो महान महान नोबल आइडियल्स हम लोगों ने लिखे हुए हैं उनको पूरा करना भी तो एक जिम्मेदारी है, और उसमें डीपीएसपी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर पूरे देश के पर्सपेक्टिव में देखें तो डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, और अगर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में देखें तो फंडामेंटल राइट्स बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। और दोनों ही भारतीय संविधान में, दोनों में बस फर्क कितना सा है कि एक एनफोर्सिएबल है, एक एनफोर्सिएबल नहीं है। तो क्या इस छोटे से फर्क की वजह से हम ये बोल दें कि डीपीएसपी की कोई वैल्यू नहीं है? गलत हो जाएगा ना, वुड नॉट बी जस्टिफाइड, राइट? एनफोर्सिएबल ना होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है डीपीएसपी के, मैं आपको बताऊं। क्योंकि बच्चे जो डीपीएसपी है उसमें जो प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं वो कभी भी किसी भी स्टेट के लिए पूरे कर पाना पॉसिबल भी हो सकता है, पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, और उसमें कई सारी कंसीडरेशंस हो सकती है। जैसे कि इकोनॉमिक कंसीडरेशंस हो सकती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल कंसीडरेशंस हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डीपीएसपी उठा लो, जैसे कोई एक ऐसा डीपीएसपी उठा लो जो कहता है कि हम लोग क्या करेंगे कि अपने देश के अंदर इन्वायरमेंट को इंप्रूव करेंगे, फॉर एग्जांपल। अब दोस्तों इन्वायरमेंट को क्लीन करना कोई फ्री में तो होगा नहीं, पैसा लगेगा, सही बात है, अच्छा खासा पैसा लगेगा। अब किसी भी समय पर राज्य के पास पैसा है या नहीं, ये बड़ा एक क्वेश्चन है। और मान लो कभी ऐसी परिस्थिति हो कि राज्य पैसों की कमी की वजह से अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहा है और डीपीएसपी एनफोर्सिएबल हो, तो आप क्या करोगे? आप भागे भागे पहुंच जाओगे कोर्ट के पास और कहोगे देखो राज्य अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। और राज्य तो चाह के भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है, फिर क्या होगा? इसी तरीके से मानो यूसीसी का एग्जाम्पल ले लो। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ऐसा मुद्दा है जो बिल्कुल पॉलिटिकल बन चुका है, जिस पर थोड़ा भी हम लोग डिस्कस भी करते हैं तो लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है। तो इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, सोशल एस्पेक्ट भी है। अब यूसीसी नहीं आ पा रहा है, अब उसको लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएं तो क्या होगा? राज्य पे अननेसेसरी दबाव बनेगा। राज्य को हो सकता है लगता हो कि ऐसी परिस्थितियां नहीं है हमारे समाज के अंदर कि ऐसा कानून बनाया जाए, तो हम राज्य को जबरदस्ती क्यों फोर्स करें? ऐसी सिचुएशन की वजह से हमने डीपीएसपी को एनफोर्सिएबल नहीं बनाया है और ये राज्य के ऊपर छोड़ा है कि उसको जब ठीक लगे इन एम्स एंड पर्पसेस को वो पूरा कर ले, अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से, पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से, सोशल सिचुएशन के हिसाब से। ये वजह रही एनफोर्सिएबल ना बनाने की। ऐसी कोई वजह नहीं थी कि डीपीएसपी इंपॉर्टेंट कम है या उनकी वैल्यू नहीं है, इसके लिए उनको एनफोर्सिएबल नहीं बना रहे। इसलिए यहां पे बोला है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो डीपीएसपीज हैं, वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं है, उनको ओवरराइड नहीं कर सकते, और वाइस वर्सा आल्सो कि फंडामेंटल राइट्स भी डीपीएसपीज को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट ये दोनों ही ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ चलते हैं। इनफैक्ट हमारे कोर्ट ऑफ लॉ का तो एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट्स को समझने के लिए डीपीएसपीज का इस्तेमाल कर सकता है और डीपीएसपीज को समझने के लिए फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर सकता है। कैसे करेगा? जैसे इन्वायरमेंट का एग्जांपल ले लो। आर्टिकल 21 में हम इन्वायरमेंट ट्रेस कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट, और 48A के अंदर डीपीएसपी में लिखा हुआ है। दोनों को साथ में रख के नहीं पढ़ सकते हैं कि एक तरफ फंडामेंटल राइट है, एक तरफ स्टेट की जिम्मेदारी है। तो एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति ही नहीं है। तो यही बात दोस्तों इस केस के अंदर समझाई गई, जिसका नाम है केरला एजुकेशन बिल, कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को समझने के लिए, उनके एम्बिट को समझने के लिए जो हमारा कोर्ट है वो डीपीएसपीज को कंसीडरेशन में ले सकता है।
और हमेशा जो कोर्ट इंटरप्रिटेशन देगा वो ऐसी देगा जो दोनों को साथ में लेके चले, जहां पे फंडामेंटल राइट्स की भी बात बनी रहे और डीपीएसपी का जो प्रिंसिपल है उसको भी सुरक्षा मिल जाए। ऐसा नहीं कि हम लोगों को लड़ाई करवानी है दोनों प्रावधानों की। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट है दोस्तों केरला एजुकेशन बिल का। अब दोस्तों ये एक ऐसा केस है, चाहे आप फंडामेंटल राइट पे आंसर लिख रहे हो, मैं कह रहा हूं किसी भी फंडामेंटल राइट पे आंसर लिख रहे हो, चाहे आप डीपीएसपी पे आंसर लिख रहे हो, किसी भी डीपीएसपी पे आंसर लिख रहे हो, आप इस केस को इस्तेमाल कर सकते हो। ये मतलब मान के चलो ये केस पक्का का पक्का आप आंसर में लिख के ही आओगे किसी ना किसी में, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही फंडामेंटल राइट से या डीपीएसपी से। तो आपकी क्या है ना दोस्तों, मेहनत खराब नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस तो ये बार बार आ जाता है ये पीछा छोड़ता ही नहीं है। कौन सा है? केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहां पे क्या बोला जा रहा है? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम एट द सेम गोल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ऐसे ही लिख के आना। एम एट द सेम गोल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सोशल रेवोल्यूशंस and establishment of welfare state and they can be interpreted and applied together। अभी ये जो केरला एजुकेशन बिल के अंदर हमने जो बात कही उसी को एक कदम और आगे लेके जाता है हमारा केशव नंदा भारती का जजमेंट। ठीक है, अब केशव नंदा भारती का जजमेंट क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। केशव नंदा भारती का जजमेंट कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है और जो डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो गोल है, इनका जो पर्पस है, वो कोई एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। बेटा कौन से केस पढ़ाने हैं, कब पढ़ाना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1500 से ऊपर केस है। ठीक है, तो कौन सा केस कहां पे मुझे समझाना है, कहां पे वो अप्लाई होगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई केस मिस हो रहा है, कोई केस की कमी रह रही है, तो आपके पास पूरी आजादी है, आप उसको रिफर कर सकते हो, अपने नोट्स में लिख सकते हो, अपने आंसर में लिख के आ सकते हो। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सारे दुनिया के केस करा दूं और आपके पास कहने के ना हो कि सर ये वाला केस नहीं कराया। तो ये जो मेरा काम है वो आप मेरे पे छोड़ दो। आप अभी जो समझाया जा रहा है पहले उसको अच्छे से समझो और कोई बात छूटती है फिर मुझे बताना। अब दोस्तों जो केशव नंदा भारती का जजमेंट है, तो देखो कितनी प्यारी बात कह रहा है और आई वांट कि आप एग्जैक्टली यही चीज लिख के आओ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनका जो गोल है, उनका जो एम है, वो एक ही है। ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी किसी अलग दिशा में आपको पुश कर रहे हैं या फंडामेंटल राइट्स आपको किसी अलग दिशा में पुश कर रहे हैं। दोनों का ही एम क्या है? एक वेलफेयर स्टेट बनाना। अब दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ना वेलफेयर स्टेट का, इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और इसको इलेबोरेट कर देना एक दो लाइन में। जैसे वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? दोस्तों देखो, समय के साथ साथ राज्यों की जिम्मेदारियां बहुत बदली हैं। एक समय हुआ करता था जहां पर राज्य की जिम्मेदारी केवल इतनी सी होती थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखता था कि समाज के अंदर लड़ाई झगड़ा ना हो, और लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो पुलिस को भेज दिया, सजा वजा दे दी, बात खत्म। बाकी जो सारी बातें हैं वो नागरिक अपने आप खुद हैंडल करते थे। ठीक है, तो स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। ऐसी स्टेट को हम लोग बोलते थे पुलिस स्टेट। पर आज के समय में जहां पे हम लोग खड़े हुए हैं वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। आज का तो दोस्तों ऐसा समय है जहां पे सरकार एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर हो गई है, जहां पे ना केवल वो आपको सुरक्षा दे रही है, आपके हेल्थ का ध्यान रख रही है, आपको खाना दे रही है, आपको नौकरी दे रही है, आपके फैमिली रिलेशंस को स्टेबल बना रही है। मतलब आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको हाँ बिल्कुल फ्लैट्स बनवा रही है। तो ये जो पूरे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। तो चाहे फंडामेंटल राइट है चाहे डीपीएसपी है, वो दोनों ही इसी वेलफेयर स्टेट के प्रिंसिपल की तरफ पुश करते हैं। जैसे मौलिक अधिकारों की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग आर्टिकल 21A के अंदर बोलते हैं कि हर एक बच्चे को एजुकेशन का अधिकार मिलेगा, तो क्या हो रहा है? क्या होगा? एजुकेशन होगी तो
क्या कर रहा है स्टेट? ऐसी जिम्मेदारी निभा रहा है जो एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से आर्टिकल 48 के अंदर जब हम उसी स्टेट को बोलते हैं कि वो इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखे, क्या करने के लिए बोल रहे हैं? एक ऐसा काम करने के लिए बोल रहे हैं जो एक वेलफेयर स्टेट को करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से आप हजारों एग्जाम्पल ले सकते हो। तो दोनों का ही पर्पस, डीपीएसपी का भी और फंडामेंटल राइट्स का एक ही है, और वो है वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना। अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि जब भी हम इन दोनों चैप्टर्स को इंटरप्रेट करें, चाहे पार्ट 3 को इंटरप्रेट करें, चाहे पार्ट 4 को इंटरप्रेट करें, हमारी जो इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए वो वही वाली बात जो केरला एजुकेशन बिल के केस में पड़ी, हारमोनियस होनी चाहिए, कि दोनों बातें साथ में रहे, साथ में चले। जिससे क्या होगा कि हमारी कन्फ्लिक्टिंग की स्थिति जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कोई ऐसी सिचुएशन ही अराइज नहीं होगी कि एक तरफ फंडामेंटल राइट खड़ा हो और एक तरफ डीपीएसपी खड़ा हो। देखो, अगर कभी भी आप ऐसी परिस्थिति में हो, ये बहुत अच्छी बात कही गई और इसी केशवानंद भारती की जजमेंट में कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति है जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का क्लैश हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप कानून को सही से इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने उस कानून को सही से समझा होता तो क्लैश की स्थिति हो ही नहीं सकती। ये तक बोल दिया कोर्ट ने। ठीक है, ये है दोस्तों केशव नंदा भारती का जजमेंट 1973। तो आपके दो जजमेंट्स हो गए। अब दोस्तों देखिए तीसरा जजमेंट। तीसरा जजमेंट है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्या है? 1980 सुप्रीम कोर्ट। ये क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गिविंग, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, गिविंग एब्सोल्यूट प्राइमेसी टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिस्टर्ब द हार्मनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द बेसिक फीचर। अब ध्यान से सुनिएगा, मिनर्वा मिल्स के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहा था जहां पर जो सरकार है, जो स्टेट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज्यादा महत्व देने की कोशिश कर रही थी फंडामेंटल राइट्स के मुकाबले। अभी हुआ क्या, क्या कहानी बनी, आपको समझाता हूं। दोस्तों, एक आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान के अंदर, आर्टिकल 31C, मैंने आपको हल्का सा पढ़ाया भी था। अब ये आर्टिकल 31C की स्टोरी है, अपनी एक पूरी स्टोरी है इसकी। ये क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं, सिचुएशन क्या बनी थी। सिचुएशन ये बनी थी कि, ध्यान से सुनना, कहानी है केवल समझाने के लिए है, ठीक है? केवल समझो, मेरी तरफ देखो और चीजों को समझने की कोशिश करो। हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है? हमारी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चल रही थी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है हमारे देश का, उसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए, उसमें कुछ बदलावों की जरूरत है, ठीक है? और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया और उस एक्ट के अंदर उसने 18 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करने की कोशिश की, ठीक है? एक्ट बनाया गया, एक्ट के माध्यम से जो प्राइवेट बैंकें थी उनको सरकारी बनाने की कोशिश की गई, नेशनलाइज करने की कोशिश की गई। अब ये जो एक्ट आया, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये चैलेंज हुआ, जजमेंट का नाम था आरसी कूपर, ठीक है? आरसी कूपर जजमेंट में वो जो एक्ट है उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्ट है ये पूर्णतः गलत है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स का वायलेशन है और इसको हटना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, सीधा सीधा आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो। आर्टिकल 19(1)(f जो राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को ये बात पची नहीं, वो नाराज हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कैसे कर दिया। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट निकाला और अमेंडमेंट एक्ट था 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इसी अमेंडमेंट के माध्यम से ये आर्टिकल आया दोस्तों, आर्टिकल 31C।
और ध्यान से सुनिएगा कि आर्टिकल 31C की भाषा क्या थी। अब इस आर्टिकल 31C में दो बातें कही गई थी। पहली बात यह कही गई थी, यहां पे बोला गया कि अगर कोई भी विधायिका कानून बनाती है, जिस कानून का ऑब्जेक्टिव, जिस कानून का पर्पस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पूरा करना है। अब हमने डीपीएसपीस के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं ना कि स्टेट ये करेगी वो करेगी। तो अगर कोई भी कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा जिस कानून का उद्देश्य है कि वो किसी भी डीपीएसपी को पूरा कर रही है, तो ऐसे किसी कानून को चैलेंज नहीं किया जाएगा या फिर ऐसे किसी कानून को वॉइड करार नहीं दिया जा सकता है इस आधार पर कि उस कानून की वजह से आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वालिटी या फिर आर्टिकल 19 वो जो फंडामेंटल फ्रीडम्स है उनका वायलेशन होता है। ऐसे कानून को वॉइड नहीं करार करवाया जाएगा, ये आर्टिकल 31C में लिखा। और साथ साथ ये भी लिखा कि अगर कोई भी ऐसा कानून है जिसके अंदर ये घोषणा की गई है, ये डिक्लेरेशन लिखी हुई है कि ये एक ऐसा कानून है जिसका पर्पस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पूरा करना है, तो हमारा जो कोर्ट है, कोर्ट के पास पावर नहीं होगी उस कानून को जुडिशियल रिव्यू करने की। वो कोर्ट नहीं दे सकता उस कानून को, उसके संबंध में कोई फैसला नहीं ले सकता है। तो दो बातें, एक तो किसी भी कानून को जो डीपीएसपी को पूरा करने के लिए बनाया गया है उसको चैलेंज नहीं करेंगे आर्टिकल 14 या 19 के आधार पर, और दूसरा कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा ऐसे किसी कानून के संबंध में। अब दोस्तों बात आई कोर्ट की। अब दोस्तों देखो अब क्या हो रहा है, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो आर्टिकल 14 के मुकाबले, 19 के मुकाबले, क्योंकि आप कह रहे हो कि आप लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते आर्टिकल 14 के आधार पर, 19 के आधार पर। बात आई केशव नंदा भारती की जजमेंट में जो अभी हमने पढ़ा। केशव नंदा भारती के सामने जब यही सवाल उठा तो केशव नंदा भारती जजमेंट ने कहा कि ये जो आर्टिकल 31C है इसका जो पहला भाग है, जो पहला वाला भाग है जहां पे ये लिखा हुआ है, हाँ एक और बात, जब ये आर्टिकल 31C आया था तो ये केवल दो डीपीएसपीस की बात करता था। कौन कौन से डीपीएसपीस थे वो थे आर्टिकल 39 का बी और आर्टिकल 39 का सी। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़े हैं, ये मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी की बात करते हैं कि जो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी है वो सब लोगों के भले के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। तो पहले जो आर्टिकल 31C था वो ये कहता था कि अगर कोई भी कानून बनाया गया है जिस कानून का पर्पस आर्टिकल 39B या सी के पर्पस को सर्व करना है, तो उस कानून को क्वेश्चन नहीं करोगे आप आर्टिकल 14 के अंदर या 19 के अंदर। ये था आर्टिकल 31C। अब इसको लेके पहुंचे केशव नंदा भारती के पास। केशव नंदा भारती में इसको क्वेश्चन किया गया अमेंडमेंट को। तो केशव नंदा भारती में बोला कि इसका ये जो पहला भाग है जहां पे ये बोला जा रहा है कि आर्टिकल 39B या सी के लिए जो कानून बना है उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे आर्टिकल 14 या 19 के आधार पर, वो तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो दूसरा भाग है जहां पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, वो गलत है, उसको हटा दो, वो बात गलत है, उसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो आधा हटवा दिया केशव नंदा भारती ने। हटवा दिया क्या मतलब, उसको गलत ठहरा दिया, और जो पहले वाला भाग था उसको रहने दिया। अब पहले वाले भाग को रहने दिया, उसके भी पीछे केशव नंदा भारती का पर्सपेक्टिव था। केशव नंदा भारती ने कहा कि क्लैश हो ही नहीं रहा है आर्टिकल 39B और सी में, और आर्टिकल 14 और 19 में कोई क्लैश है ही नहीं। अब हमको लग रहा है कि क्लैश, ऐसा कोई क्लैश है ही नहीं। अगर कोई भी लॉ बनाया भी जाता है जो आर्टिकल 39B या सी के पर्पसेस को सर्व कर रहा है, वो मोर और लेस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में गिर जाएगा जो आर्टिकल 19 के अंदर दी गई है, या फिर जो हम लोग इंप्लाई करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। तो उसने पहले भाग को स्वीकार कर लिया केशव नंदा भारती ने। फिर क्या किया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ गया, तो उन्होंने एक नया अमेंडमेंट लाया, और नया अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये आया दोस्तों 1976 में, और इस अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया कि आर्टिकल 30 जो 31C था उसकी भाषा बदल दी, और अब आर्टिकल 31C बोलता है, जैसा अभी भी आप अपने स्टैट्यूट में देखोगे तो वही भाषा लिखी हुई है जो मैं बोलने वाला हूं, कि अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है जिस लॉ का पर्पस किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पूरा करना है, तो ऐसे लॉ को क्वेश्चन नहीं करेंगे हम आर्टिकल 14 के अंदर और 19 के अंदर। तो जहां पहले केवल आर्टिकल 39 और बी और सी का रेफरेंस था,
अब सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का रेफरेंस दे दिया गया कि किसी भी डीपीएसपी के संबंध में अगर कानून बनाया जाता है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 14 के आधार पर और 19 के आधार पर। यही जो 42nd अमेंडमेंट है, इसी 42nd अमेंडमेंट से जो बदलाव किया गया वही दोस्तों पहुंचा था मिनर्वा मिल्स के सामने, जो अभी हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं। वही कहानी है जो यहां पे पहुंची है, और तभी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हम किसी भी परिस्थिति में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एब्सोल्यूट प्राइमेसी नहीं दे सकते हैं। हार्मनी एक बेसिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस को बराबर तो रख सकते हैं, पर यह नहीं बोल सकते कि कोई भी कानून जो डीपीएसपीस को पूरा करने के लिए बनाया गया है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है। तो यहां पर मिनर्वा मिल्स ने ये जो बदलाव लाया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, उसको हटा दिया। पर आप कहोगे सर अभी तो ये स्टैट्यूट में लिखा हुआ है। दोस्तों पार्लियामेंट बहुत ईगोइस्टिक संस्था है, ठीक है, वो अपनी हार स्वीकार नहीं करती है। तो इफेक्टिवली तो ये स्ट्रक डाउन हो चुका है, पर वो अभी भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अब एक कंफ्यूजन जरूर अराइज होता है कि जो मिनर्वा मिल्स की जजमेंट थी उसका प्रभाव क्या है, क्या उसकी वजह से आर्टिकल 31C पूरा ही खत्म हो गया है, या फिर वो जो बदलाव 42nd अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था केवल वही बदलाव हटा है। मतलब जो पहले वाला आर्टिकल था वो अभी भी हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब 39B और C वाली बात जो पहले लिखी गई थी क्या वो अभी भी मानी जाएगी या नहीं, ये अभी भी ओपन क्वेश्चन है। इसके ऊपर फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, 1-2 दिन में आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो आ गया मिनर्वा मिल्स समझ में। कैसी लगी कहानी? ज्यादा डीप चला गया? मैं दोस्तों कोशिश करता हूं ज्यादा डीप ना जाऊं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज्यादा डीप जाने में ना बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। किसमें? मिनर्वा मिल्स में क्या हेल्ड किया? मिनर्वा मिल्स में हेल्ड ये किया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एब्सोल्यूट प्राइमेसी नहीं दी जा सकती है, और 42nd अमेंडमेंट जो किया गया उससे जो चेंजेस आए उनको स्ट्रक डाउन किया जाता है। केस का नाम मिनर्वा मिल्स बेटा, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर है? हाँ चल, तो ये ऐसी चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब दोस्तों ये तो हो गए आपके डीपीएसपी के केस। तो कभी भी डीपीएसपी पे क्वेश्चन आएगा तीनों ही यूनिवर्सल नेचर के हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि किसी डीपीएसपी से बंधा हुआ नहीं है कोई भी केस, तो आप आसानी से कोई भी आंसर लिखोगे, किसी भी डीपीएसपी पे लिखोगे, आप तीनों केसेस को साइट कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग मूव कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के केसेस पे। फंडामेंटल ड्यूटीज का अगेन वही कहानी है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आना नहीं है, आएगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम शॉर्ट नोट आएगा या प्रीलिम्स में एमसीक्यू पूछ लेंगे, ठीक है। अभी है बेटा, अभी हमारे पास 15 मिनट हैं। कल क्यों कर रहे हो? ये केसेस तो चलो केसेस कंप्लीट कर लो, नया नहीं पढ़ाऊंगा। प्रेसिडेंट का टॉपिक कल से शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं है। इन केसेस को देख लो। जैसे ये पहला केस है, श्री रंगनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। ये क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज शुड नॉट ओनली बी एनफोर्स्ड बाय लीगल सैंक्शंस बट ऑल्सो बाय सोशल सैंक्शंस। अब दोस्तों ध्यान से समझना, अब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे भारतीय संविधान के अंदर प्रोवाइड तो कर दी, लिख तो दी, इतनी बड़ी बड़ी बात। अब वो जो पेंडिंग वाला केस है उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर जब आएगा तो मैं बता दूंगा हेडेक ना लो, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ पता है बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने लिख तो दी इतनी सारी बातें, इतने सारे क्लॉजेस बना दिए, इतनी सारी ड्यूटीज लिख दी, अब वो लीगली एनफोर्सिएबल तो है नहीं। अब लीगली एनफोर्सिएबल तो है नहीं, हम केवल ये कहकर कि इस भारतीय नागरिक ने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा नहीं किया, हम सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास या किसी अन्य कोर्ट के पास जा तो सकते नहीं है। अब करें क्या? अब क्या किया जाए इस चीज के बारे में, क्या इसका सॉल्यूशन निकाला जाए? तो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध में दो तरीके के सैंक्शन हो सकते हैं। एनफोर्सिबिलिटी तो नहीं है, पर दो तरीके से हम लोग मजबूर कर सकते हैं नागरिकों को कि वो उन ड्यूटीज को निभाएं। एक होता है लीगल सैंक्शन, एक होता है सोशल सैंक्शन। इन दोनों में फर्क क्या है मैं बता देता हूं। जैसे दोस्तों हमने कुछ ऐसे ड्यूटीज पढ़ी हैं जिन ड्यूटीज को अगर आप नहीं करोगे तो वो अपराध भी है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ड्यूटी पढ़ाई आपको कि कोई भी भारतीय नागरिक वायलेंस नहीं करेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है। पर ऐसा कानून भी है, आईपीसी के अंदर अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे, हिंसा करोगे, तो आपको वहां पे सजा भी मिलेगी। तो लीगल सैंक्शन है, उसकी तरह से आप मजबूर कर सकते हो भारतीय नागरिकों को कि वो अपनी ड्यूटी निभाए। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल वो इन्वायरमेंट वाला एग्जाम्पल ले लो, हमने ड्यूटी बता रखी है भारतीय नागरिकों की कि उनको क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को। ऐसे ही हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ऐसे कई और अन्य कानून है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, जो अपराध बताते हैं कुछ चीजों को जिनसे पॉल्यूशन होता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो अगर कोई व्यक्ति है उन चीजों को करता है तो उसको वहां पे उन कानूनों के अंदर सजा मिल जाती है। तो उन कानूनों की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्यूटीज को एनफोर्स करवा रहे हैं। तो ये है लीगल सैंक्शन, ये है लीगल सैंक्शन। इसके अलावा एक और सैंक्शन हो सकता है जिससे हम लोग मजबूर कर सकते हैं लोगों को कि वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को निभाएं, और वो है सोशल सैंक्शन। सरकार का जो हमेशा दबाव होता है वो इस सोशल सैंक्शन की तरफ होता है। अगर हम समाज के स्तर पर अगर हम समाज के स्तर पर भारतीय नागरिकों पर प्रेशर बनाएं कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाएं, और अगर वो नहीं निभाते हैं तो उनको समाज का एक अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाएगा, तो इस बात का भी बहुत प्रेशर होता है दोस्तों। हमको लगता है कि समाज के हाथ में तो कोई ताकत नहीं है, सारी ताकत तो स्टेट के हाथ में है, पुलिस के हाथ में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, समाज बहुत पावरफुल है। बस फर्क इतना है कि स्टेट का डंडा आपको दिखाई देता है, समाज का डंडा आपको दिखाई नहीं देता है, पर दम उसमें भी उतनी है। मैं तो कहूंगा दोस्तों, कई मायने में सोसाइटी ज्यादा पावरफुल। सोसाइटी के प्रेशर में आके लोग ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जो शायद कभी ना करें। तो सोशल सैंक्शंस भी बहुत अच्छा तरीका है कि हम लोग भारतीय नागरिकों को इंस्पायर करें समाज के लेवल पर, उनमें ये भावना लाएं कि इन सारी ड्यूटीज को निभाना अच्छी बात है, और अगर वो उन ड्यूटीज को नहीं निभा रहे हैं तो वो समाज के लिए बुरा काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग इन ड्यूटीज को एनफोर्स करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो लीगल सैंक्शंस और सोशल सैंक्शंस हथियार बन सकते हैं इन ड्यूटीज को इंप्लाइडली एनफोर्स कराने के लिए। ठीक है, ये कहां पे हमको देखने को मिलता है, श्री रंगानाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट 2003। लिख लोगे, लिख लोगे ना? तभी मैं कहता हूं आंसर राइटिंग की बेटा प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि देखो मैं कितनी सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, कितनी सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, वो चीजें दिमाग में रिटेन भी करनी है ना आपको, और उसको प्रैक्टिस करोगे लिखने की, तभी तो ये जान पाओगे कि सर ने तो बता दिया, मुझे समझ में तो आ गया, अब क्या मैं लिख पा रहा हूं। तो लिखने के लिए इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप जितना ज्यादा लिखोगे ना उतना भरोसा बनेगा अपने ऊपर। चलो आखिरी केस कर लेते हैं। दूसरा जो केस है फंडामेंटल ड्यूटीज में जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो वो है एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स, सुप्रीम कोर्ट 2001। यहां पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट्स। अभी तक देखो डीपीएसपी के संबंध में इस लाइन को पढ़ रहे थे, अब फंडामेंटल ड्यूटीज के संबंध में पढ़ रहे हैं। Supreme Court held that fundamental duties are equally important as fundamental rights. Though fundamental duties are not enforceable like fundamental rights, they cannot be overlooked as duty in Part 4A of the Constitution of India. उनको overlook नहीं किया जा सकता है। देखो वही वाली बात, देखो डीपीएसपी में जो आर्ग्यूमेंट मैंने आपको दिया था लगभग वही आर्ग्यूमेंट दूंगा आपको यहां पे भी। ये बात बिल्कुल सही है कि फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर है पार्ट 3, फंडामेंटल ड्यूटीज का एक पार्ट है पार्ट 4A। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ फंडामेंटल राइट सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय नागरिकों को अधिकार मिले राज्यों के खिलाफ जिससे वो अच्छा जीवन जी सकें, इसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर कुछ जिम्मेदारियां डाली गई हैं भारतीय नागरिकों के ऊपर जिससे हमारा समाज बेहतर बन सके। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों ही हमारे भारतीय संविधान का हिस्सा हैं। सही बात है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं। दोनों में बस फर्क इस बात का है कि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सिएबल नहीं है। पर वही बात फिर से
कि केवल इस छोटे से फर्क की वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट से कम है, क्योंकि एनफोर्सिएबिलिटी ना प्रोवाइड करने की भी वजह हो सकती है। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के संबंध में एनफोर्सिबिलिटी हमने क्यों नहीं दी? क्योंकि हम स्टेट को आजाद छोड़ना चाहते थे कि वो अपने हिसाब से परिस्थितियों को देखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभा ले, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्सिबल क्यों नहीं बनाया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्सिबल ना बनाने का सबसे बड़ा कारण, देखो दो कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो यह था कि हर एक फंडामेंटल ड्यूटी के संबंध में, लगभग किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को उठा के देख लो, कानून पहले से एग्जिस्ट करता है, पहले से एग्जिस्ट करता है। तो अगर उन ड्यूटीज को आप नहीं निभाओगे तो कहीं ना कहीं आप किसी कानून की अवहेलना कर रहे होगे। किसी को भी उठा लो, चाहे चाहे वो छोटी सी चीज थी ना कि हम लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स मानने हैं, नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करनी है, उस तक के बारे में कानून है। आप नहीं करोगे तो वहां पे आपको फाइन लगेगा, सजा मिलेगी। तो हर छोटी से छोटी ड्यूटी से एक कानून पहले से जुड़ा हुआ है, तो उन कानून के अंदर जो लोग हैं पहले से ही कवर हो जाते हैं। तो अलग से आपको एनफोर्सिबिलिटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो ड्यूटीज एनफोर्स की जा सकती है। ये सबसे पहली वजह थी। दूसरी वजह एनफोर्सिबिलिटी ना देने की यह बनी कि उसका मिसयूज हो सकता है राज्य के द्वारा। क्योंकि बच्चे, इन सारी परिस्थितियों में कोई भी नागरिक किसी ड्यूटी को निभा पा रहा है या ना ही नहीं निभा पा रहा है, उसको केवल हम लोग ऐसा एक्सप्लिसिटली नहीं देख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ड्यूटी बताई गई है कि देश को जरूरत पड़ने पर नेशनल सर्विस देनी है हर एक व्यक्ति को। सही बात है, ये हमारी ड्यूटी है। पर मानो इसको हम अगर एनफोर्सिबल बना दें कोर्ट ऑफ लॉ से, और मानो कल को कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए और राज्य नेशनल सर्विस मांगने लगे और कोई व्यक्ति ना आए किसी भी कारणवश, अगर यहां पे राज्य के पास ये पावर होगी कि उस व्यक्ति को वो सजा दिलवा सके, उसे कोर्ट में घसीट सके, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा दोस्तों। यहां पे आप उस व्यक्ति को मजबूर कर रहे हो कुछ ऐसा करने के लिए शायद जो वो अपनी स्वेच्छा से नहीं करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स का एग्जाम्पल ले लो। डॉक्टर्स के संबंध में अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते कोविड-19 के टाइम पे, और हो सकता है काफी लोगों ने नहीं भी निभाई हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, तो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उनके खिलाफ उनकी नौकरी से संबंधित प्रोसीडिंग वगैरह हुई हो सकता है उनकी सैलरी वगैरह काट दी हो सकता है उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया, पर उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया चलाना और उस कानूनी प्रक्रिया के अंदर उन्हें सजा देना सही नहीं रहता। आप खुद सोचो, जब हर एक दूसरा व्यक्ति घर पे बैठा है तो आप एक व्यक्ति को उठा के जेल में डाल देते क्योंकि वो डॉक्टर है और उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, वो थोड़ा सा ज्यादा फार फेच्ड हो जाता है। तो उसका जो मिसयूज की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है फंडामेंटल ड्यूटीज की। उससे क्या होगा, राज्य दबाव बना पाएगा हर एक भारतीय नागरिक के ऊपर। तो जैसे डीपीएसपी को अगर एनफोर्सेबल बना देते तो राज्य हमेशा दबाव में रहता, इसी तरीके से अगर ड्यूटीज को एनफोर्सेबल बना दोगे तो भारतीय नागरिक हमेशा दबाव में रहेगा, जो ठीक बात नहीं है। ठीक है, इसी कारण से नहीं बनाया गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज किसी भी मायने में फंडामेंटल राइट से कम है। और जब भी दोनों में क्लैश होगा तो वही वाली बात आप लिख लेना जो हमने केरला एजुकेशन बिल में पढ़ी, कि अगर क्लैश की परिस्थिति बन रही है तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। जैसे वो बच्चा बोल भी रहा था कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं आर्टिकल 246 में, जब शेड्यूल 7 वगैरह पढ़ते हैं, कि जब भी दो कानूनों में क्लैश होता है तो हम उन कानूनों को इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं जैसे कि उनमें कोई क्लैश है ही नहीं। उनको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से ना टकराए। ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये भी तो कानून है, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, ये भी क्या है, ये भी तो कानून ही है। ठीक है, समझ में आ गया? अब लिख लोगे केसेस दोनों फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, याद रह जाएंगे। अब आज आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, क्या होमवर्क है, ध्यान से सुनो। आप लोगों के पास रजिस्टर है, A4 साइज का रजिस्टर तो आप सभी लोगों के पास होगा। जो भी आपका A4 साइज का रजिस्टर है, आप लोगों का ये एम है कि एक पन्ना, मतलब वन साइड, मतलब एक पूरा पन्ना, टू साइड वाला एक पूरा पन्ना,
आप लोगों को लिखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर। कुछ भी लिखो, वॉट एवर यू फील लाइक, जो भी आर्टिकल आप डिस्कस करना चाहते हो, 1 करना चाहते हो, 2 करने चाहते हो, 3 करने चाहते हो, खुद से करो। और उनके साथ साथ जो केस लॉज मैंने आपको पढ़ाए, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल नेचर के थे, उनको भी लिखो। एक पन्ना पूरा भर के लाओ डीपीएसपी पे। और जहां तक फंडामेंटल ड्यूटीज की बात है, उसमें एक सिंगल साइड फंडामेंटल ड्यूटीज पे लेके आओ, जिसमें केस भी होना चाहिए, कम से कम एक केस होना चाहिए। इसको प्रैक्टिस करो आज। और बच्चे कॉपी नहीं करना है, कॉपी मत करने लगना अपने स्टैट्यूट से। जो भी जितना भी याद आए, कोई जरूरी नहीं है गलत याद आ रहा हो गलत लिखो, पर लिखना बेटा खुद और अपनी भाषा में लिखना, और उसी भाषा में लिखना जिस भाषा में आप एग्जाम दोगे। तो आपको पता चलेगा कि कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ठीक है, करोगे सभी लोग ईमानदारी से? सभी लोग इस होमवर्क को जरूर करना बेटा। आप खुद महसूस करोगे कि कितना बड़ा फर्क पड़ता है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने का। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि हमने कितने सारे केसेस पढ़ लिए या कितने सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए, इन सब का कोई महत्व नहीं है बेटा। महत्व बस उतना है कि आप कितना लिख पा रहे हो। ठीक है, क्लियर है? नहीं बेटा, आर्टिकल 35 हम लोगों ने स्किप किया है। आर्टिकल 35 के अंदर कुछ भी नहीं है, पार्लियामेंट को बस पावर है फंडामेंटल राइट्स के संबंध में नियम कानून बनाने की, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये चीज को तो मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम केवल उन्हीं टॉपिक पे अपना दबाव बना के रखें जो पक्के एग्जाम में आने ही आने हैं। हर एक आर्टिकल करने बैठेंगे तो 2-4 साल तो कॉन्स्टिट्यूशन कवर करने में निकल जाने हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो एमसीक्यू करा दूं, एमसीक्यू की डिमांड आ रही है। चलो पहले देख तो लेता हूं एमसीक्यू। आज देखो आपके लिए कितना कंटेंट लाया था मैं। आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा मैं अगली बार, आपको मजा आएगा प्रेसिडेंट पढ़ने में। चलो उम्मीद है, हाँ चलो आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं। What must be declared by or under law made by parliament to receive protection under article 49? Any object, only modern structures, आर्टिकल 49 भूल गए? कल पढ़ाया था जो लास्ट आर्टिकल था ना मॉन्यूमेंट्स वाला, उसकी बात हो रही है। सी मॉन्यूमेंट्स, प्लेस, हिस्टोरिक और मॉडर्न स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। याद करो, भाषा भाषा में घुमाने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन, और आप घूम भी रहे हो। कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। इसका सही आंसर है डी बेटा। वहां पे मॉन्यूमेंट शब्द का इस्तेमाल है और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ये एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। कई बार ऐसे एमसीक्यूज पूछ लेते हैं आपसे सेम भाषा पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट concerning separation of judiciary from the executive as outlined in given statement? मतलब किसकी बात हो रही है? आर्टिकल 50 की बात हो रही है। A, to ensure complete integration of judiciary and executive, to take measures to separate judiciary from the executive within the public services, to abolish the judiciary, to allow the executive to control the judiciary। क्या है? टू टेक मेजर्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन 3, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51, व्हाट एक्शन शुड द स्टेट टेक रिगार्डिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? नेग्लेक्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्टिवली वर्क टुवर्ड्स प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी ग्लोबली, ओनली फोकस ऑन डोमेस्टिक मैटर्स, इंसाइट वायलेंस बिटवीन नेशंस। इसका आंसर है बी, actively work towards promoting peace and security. Question 4, in accordance with the constitution, who has the authority to exercise executive power of the union? अच्छा, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये प्रेसिडेंट वाले टॉपिक से है, तो इसको हम लोग कल कर लेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए इतने लंबे समय तक। उम्मीद है आज जो भी कुछ हम लोगों ने समझा है, जाना है, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और देखो बच्चों, किसी भी चीज को लेके परेशान आप बिल्कुल मत होना। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, अभी साथ में है, हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। कोशिश करेंगे हर जो जरूरी चीज है हम लोग पढ़ लें, फिर वो चाहे केसेस की बात हो, चाहे आर्टिकल्स की बात हो। मैं समझता हूं कि आप परेशान हो जाते होंगे कि सर आपने वो वाला केस नहीं बताया, ये वाला केस नहीं बताया। जब दोस्तों, जब मैं अपने क्लास की तैयारी करता हूँ ना, उसमें मैं चूज करके आता हूँ
कि क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं आज, तो उसी हिसाब से डिसाइड करता हूं कि कौन सा केस इंक्लूड करना है, कौन सा आर्टिकल इंक्लूड करना है। तो आप परेशान मत हुआ करो किसी भी चीज को लेके। हमारे सेशंस कल को खत्म भी हो जाएंगे ना, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना। टेलीग्राम पे वैसे जुड़े हुए होगे, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। लाइफ लॉन्ग कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, कुछ भी होगा, मैं हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, कभी लोड नहीं लेना है, टेक इट इजी। ठीक है। अरे यार, एक केस बाकी, और ये हमेशा 45 पे क्यों बोलते हैं? अच्छा हाँ, एक केस बाकी है और वो कल बाकी नहीं रहेगा, पक्का वादा। ठीक है, पक्का 100% प्रॉमिस, कल उसको कंप्लीट करा दूंगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।